Hello everyone, myself Dr. Akshay Kumar. I welcome you all in our new series काश्यप संहिता। आप सब ने डेमो लेक्चर ज्वाइन किया था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हम आगे कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर के बाद आपको नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर का टाइम टेबल आपको ग्रुप में भेज दिया गया है। तो आज से हम काश्यप संहिता शुरू करेंगे। आपने दो तीन चीजें पढ़ाई से पहले ध्यान में रखनी है, नोट डाउन करनी है। पहली चीज ये है कि ये माइनर संहिता की जितनी भी सीरीज हम आगे पढ़ेंगे उन सब में आपने वैसे पढ़ाई करनी है कि आपकी मेजर संहिता जो है उसकी पढ़ाई हैम्पर ना हो। इसीलिए आपके जो लेक्चर है उसके बीच में गैप रखा गया है। ठीक है, 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता उतना गैप रखा गया ताकि आपको, जैसे आज एक लेक्चर पढ़ाया जाएगा तो आपने उसको अच्छे से रिवाइज करना है। उस 4 दिन या 1 हफ्ते के गैप में उसको अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट नेक्स्ट जो लेक्चर है वो पढ़ाया जाएगा, ताकि आपकी जो मेजर तैयारी चली है साथ में, जो भी आप मेजर संहिता पढ़ रहे हैं उस वो बिल्कुल भी उसमें बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप यहाँ चैट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, और उसके बाद लेक्चर के बाद भी आप ग्रुप में डाल सकते हैं या आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो काश्यप संहिता हम आज से शुरू करते हैं। काश्यप संहिता आपने नोट से पढ़नी है। थोड़ा अगर पोर्शन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा छूट गया है, वैसे तो बिल्कुल हम सारी ही कवर कराएंगे जो जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो एम रहेगा वो रहेगा कि ऑन एन एवरेज 80% क्वेश्चन को हम बिल्कुल एक्यूरेटली टिक करें। पहला तो हमारा एम वही होगा। इसके अलावा आपने काश्यप संहिता सिर्फ पहले नोट से पढ़ने की तैयारी करनी है। जब आपको नोट से बहुत अच्छे से आ जाएगी उसके बाद ही आप किसी और बुक से पढ़ना शुरू करोगे। तो शुरू करते हैं काश्यप संहिता। सबसे पहली चीज हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक हम बुक से शुरू करेंगे, सूत्र स्थान जो मैंने आपको पहले बताया था डेमो सेशन में कि सूत्र स्थान, कल्प स्थान, विमान स्थान, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो वहां से हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा जो हमने पॉइंट्स पढ़ने हैं वो है काश्यप संहिता के वैशिष्ट या मौलिक देन। अब मौलिक देन हम हर एक लेक्चर में सिर्फ 10 पॉइंट, टॉप 10 पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। आप लेक्चर में ही उनको अच्छे से पढ़ोगे और उसको अच्छे से रिवाइज करोगे, और उसके बाद सेकंड फेज में हम फर्दर सूत्र स्थान शुरू करेंगे। आज सबसे पहले टॉप 10 पॉइंट की बात करते हैं। तो आचार्य काश्यप ने आतुराल्य को यानी हॉस्पिटल को एक नया शब्द दिया। आतुराल्य को उन्होंने अरिष्टागार कहा था। क्या कहा है? आतुराल्य को उन्होंने अरिष्टागार शब्द दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आतुराल्य यानी हॉस्पिटल का जो फर्स्ट रेफरेंस आता है, अगर हम मेजर संहिता को भी साथ में रिवाइज करें तो हॉस्पिटल का जो रेफरेंस आता है वो चरक सूत्र। ठीक है, चरक सूत्र में आता है। आई थिंक 11th या 15th चैप्टर है। आपको अगर बिल्कुल एग्जैक्ट चैप्टर नंबर याद है तो आप चैट बॉक्स पे लिखो, लेकिन हमने चरक सूत्र में पढ़ा है आतुराल्य का फर्स्ट रेफरेंस। वहां पर भी यही कहा था कि आतुराल्य जैसे हमने बनाना है वहां पर निवात निवात स्थान में बनाना है और एक प्रदेश से वात आना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। तो आचार्य काश्यप ने उस आतुराल्य को अरिष्टागार नया शब्द दिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हृदय को पंचकोश कहा है। जो हार्ट है, जो 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, एडल्ट में 4 कोशों वाला होता है, तो बच्चों में हृदय पंचकोश का माना गया है, या पंचकोश शब्द जो है वो आचार्य काश्यप ने हृदय के लिए दिया। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्य काश्यप ने पंचकोश शब्द जो है वो किसके लिए कहा? तो हृदय को कहा। ठीक है, शरीर को षटकोश कहा। जैसे हम षडंग शरीर कहते हैं, वैसे आचार्य काश्यप ने शरीर को षटकोश कहा। ठीक है, जनरल पॉइंट्स हैं। अम्ल पित्त की बात करें तो हमने डेमो लेक्चर में भी ये पढ़ा है कि अम्ल पित्त का सर्वप्रथम वर्णन हमें काश्यप संहिता में ही मिलता है। हम वहां पे माधव निदान नहीं लगाएंगे।
अम्ल पित्त को किस नाम से बताया? शुक्तक। शुक्त मतलब खट्टा, और अम्ल पित्त हाइपर एसिडिटी, उसमें भी क्या होता है? खट्टे उद्गार आते हैं, तो शुक्तक नाम से कहा। ठीक है, तो क्या कहा? आप आंखें बंद करके रिवाइज करेंगे। आतुराल्य को अरिष्टागार कहा, हृदय को पंचकोश कहा, फोर चैम्बर्ड हार्ट बच्चों में पंचकोश हो जाता है, शरीर को षटकोश कहा, और अम्ल पित्त का सर्वप्रथम वर्णन काश्यप संहिता में हमें मिलता है और उसको शुक्तक नाम से कहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। बोला हरितकी, शुंठी और गुड़। हरितकी, शुंठी और गुड़, ये तीन हमारे पास कंटेंट हैं। इन तीनों से एक ड्रग मिलाई, कितने भाग? यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम भाग। जैसे त्रिफला होता है, वैसे हरितकी, यहां पे शुंठी और गुड़, इसको सम भाग में मिला के क्या नाम दिया? इसको त्रिसमा गुटिका। आपसे सीधा प्रश्न देखो, पहले तो ये यहीं से ही बिल्कुल सॉल्व हो जाती है कि त्रिसमा यानी तीन, इसमें कोई ड्रग हैं जो सम परिमाण में आते हैं। त्रिसमा गुटिका, आपसे पूछा जाएगा त्रिसमा गुटिका का वर्णन किसने किया, या उसमें कौन से तीन कंटेंट आते हैं। ठीक है, तो हरितकी, ठीक है, हरितकी को माता के समान माना गया है, तो माता जो है वो बच्चों के लिए यूज की जा रही है, ये आपने ध्यान रखना है। शुंठी, शुंठी विश्व भैषज्यम, ठीक है, तो उसका वर्णन, उसका भी वर्णन यहां पे आता है त्रिसमगुट। तो हरितकी और शुंठी, ये हमने ध्यान रखना है। और इन दोनों को अगर बच्चों में, बच्चे इनको आसानी से कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए इसमें गुड़ ऐड कर दिया गया। जितनी हरितकी, जितनी शुंठी, उतना ही गुड़, ताकि मीठा बन जाए। तो इसको हम बोलते हैं त्रिसमा गुटिका। ठीक है, तो ये भी हमें काश्यप संहिता में ही मिलती है। इसके बारे में भी पहले भी वर्णन किया गया था कि सूतिका रोग यानी दुष्प्रजाता आमय, जो नॉर्मल परप्यूरियम के बाद यानी नॉर्मल डिलीवरी के बाद 64 टाइप के सूतिका रोग का वर्णन किया है। 64 टाइप की डिजीज जो है वो हो सकती है, ऐसा आचार्य काश्यप मानते हैं। अब पॉइंट जो नया ऐड किया गया है वो क्या है? ज्वर उसमें सबसे प्रधान रोग है। ये भी हम देखते हैं परप्यूरियल फेवर या फिर परप्यूरियल सेप्सिस, कि आफ्टर डिलीवरी जो है वो हायर चांसेस रहते हैं कि फीमेल जो है वो हायर रिस्क में रहती है सेप्सिस के लिए। इसीलिए हम एंटीबायोटिक भी कई बार शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमें इम्यूनिटी बूस्टर भी यूज करने पड़ते हैं। तो दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला तो यही जो कि बहुत कॉमन पूछा जाता है कि सूतिका रोग कितने प्रकार माने हैं, सूतिका रोग के कितने प्रकार माने हैं आचार्य काश्यप ने? तो सीधा आंसर 64। और उसमें से जो प्रधान रोग मानना है उसके बारे में बताओ, तो वो है ज्वर। ठीक है, दैट इज परप्यूरियल फीवर, ये आपने ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि अष्टविध आग्नेय स्वेद। आग्नेय स्वेद कितने माने हैं आचार्य काश्यप ने? तो 8 माने हैं। अष्टविध आग्नेय स्वेद का वर्णन किया है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हमारी मेजर संहिता में भी अगर हम आचार्य चरक की बात करें तो उन्होंने आग्नेय स्वेद माने हैं 13। स अग्नि स्वेद जो आचार्य चरक के हैं वो 13 है। निरग्नि की बात करें तो 10 है। आचार्य सुश्रुत की बात करें तो फॉर्मूला 4 एंड 8 है, यानी स अग्नि स्वेद जो है वो है 4 और निरग्नि जो है वो 8। आचार्य सुश्रुत के 4 स अग्नि स्वेद कौन से हैं? रिवाइज करेंगे साथ साथ। तो एक छोटा सा निमोनिक है, दैट इज TU DU। बूस्टर सेशन में भी आपको पढ़ाया जाता है, तो वहां पर भी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि स अग्नि आचार्य सुश्रुत के जो स्वेद है वो है TU DU 4, और 4 दूनी 8 यानी 8 जो है वो निरग्नि स्वेद। टी मतलब ताप स्वेद, यू मतलब उपनाह स्वेद, डी मतलब द्रव स्वेद, एंड यू मतलब ऊष्म स्वेद। इसमें आपने नोट डाउन करना है, ओनली द्रव स्वेद इकलौता स्वेद है जो पित्त के अनुबंध में यूज किया जा सकता है। स्वेदन जो है वो पित्तज विकारों में हम जनरली रेकमेंड नहीं करते हैं। पित्तज विकारों में स्वेदन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन केवल द्रव स्वेद इकलौता वह स्वेद है जो अगर किसी व्याधि में पित्त का अनुबंध भी हो तब भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्नेह की प्रविचारणाएं कितनी मानी है? 20 मानी है।
अगर हम आचार्य चरक की बात करें तो उन्होंने स्नेह की प्रविचारणाएं 24 मानी है, जनरली उन्होंने 24 मानी है। और अगर स्नेह की कल्पनाओं की बात करें, रस, ठीक है, रसों के भेद अनुसार या रसों के कल्पनाओं के अनुसार जो स्नेह की कल्पनाएं हैं, अगर प्रविचारणाएं हैं तो 63 हैं। रस भेद से स्नेह स्नेह जो प्रविचारणाएं हैं आचार्य चरक मत अनुसार वो 63 हैं। और अगर स्नेह की कल्पनाएं हैं वो 64 है। ठीक है, ये सब आपको बूस्टर सेशन में पढ़ा दिया गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अमल पित्त की बात कर रहे हैं तो आचार्य काश्यप ने अमल पित्त का सर्वप्रथम वर्णन किया है। हमने 2 बार पीछे इसके बारे में पढ़ लिया। तो क्या कहा अमल पित्त के बारे में कि अमल पित्त जो है वो प्राय अनूप देशवासियों को होता है। अनूप देशवासी यानी ज्यादा जो कफ प्रधान वाला जो एरिया है, जहां पर मॉइस्चर ज्यादा है, वेजिटेशन ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होता है, वहां पे होता है अम्ल पित्त। ठीक है, तो अम्ल पित्त प्राय अनूप देशवासियों को होता है। इसको आपने अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर इसकी चिकित्सा जो है इनमें, इसलिए चिकित्सा जो है वो जांगल देशीय औषधियों से की जाती है। क्योंकि अनूप वाला जो है वो है जनरली, अगर हम आचार्य बाघ भट्ट की बात माने तो अनूप देश कफ प्रधान होता है। और आचार्य चरक मत अनुसार अनूप देश कफ और पित्त प्रधान होता है। ये दोनों पॉइंट आपने नोट करने हैं। इसलिए इसकी जो चिकित्सा की जाती है वो जांगल देश के औषधियों से की जाती है, यानी वात प्रधान, वात और पित्त प्रधान। तो हम विपरीत चिकित्सा करते हैं हमेशा, इसीलिए। इसके अलावा चिकित्सार्थ देशांतर गमन का भी निर्देश है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। देशांतर गमन की आपने अनुपदेश छोड़ देना है। अगर आपकी लंबे समय तक जो है वो चिकित्सा चली है और आपको कोई लाभ नहीं मिलता है तो देशांतर गमन का भी निर्देश है। यह भी प्रश्न डीप है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस व्याधि में आचार्य काश्यप ने देशांतर गमन का निर्देश दिया है। अम्ल पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या कही गई है? बमन कही गई है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अम्ल पित्त, पित्त है तो उसी से अम्ल पित्त है, और पित्त के ही बढ़ने से रक्त पित्त है। अब ये पित्त कहां पे है? ये पित्त कोष्ठ में है या अमाशय में है? अमाशय में है तो अमाशयगत, चाहे कफ हो, चाहे पित्त हो, चाहे वात हो, अमाशयगत दोषों की चिकित्सा जो है वो है बमन है। ठीक है, तो अमाशयगत दोषों की चिकित्सा बमन है, इसीलिए अम्ल पित्त की जो श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है वो बमन बताई गई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। एक अवलेह है, दैट इज कटुक बिंदु अवलेह। इंपॉर्टेंट है ना? कटुक बिंदु को आपने कटु शब्द से ही पकड़ के चलना है। ठीक है, कटु मतलब कफनाशक। ठीक है, सो कटुक बिंदु अवलेह जो है वो शोथनाशक है। कटुक बिंदु अवलेह जो है वो शोथनाशक है, क्योंकि वो कफनाशक है, क्योंकि वो कटुरस है। नेक्स्ट पॉइंट इज लाक्षा आदि तैल। तो लाक्षा आदि तैल जो है वो है बात कफ ज्वर नाशक। लाक्षा आदि तैल, तैल है इसीलिए बात कफ नाशक है। तैल हमेशा बात कफ नाशक होता है, और लाक्षा आदि तेल है तो ज्वर नाशक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 2023 में पिछले साल कौन सा प्रश्न पूछा गया था और कहां से आया था। तो ये हमारे 10 आज के टॉप 10, जिसको हमने कहा कि काश्यप संहिता के वैशिष्ट्य है। क्या क्या पढ़ा हमने? हरितकी, शुंठी और गुड़ तीनों इक्वल मात्रा में लिए जाते हैं, जिसको हम त्रिसमागुटिका कहते हैं। सूतिका रोग टोटल नंबर जो है वो 64 माने गए हैं, जिसमें ज्वर सबसे प्रधान माना गया। अगर हम आग्नेय स्वेद की बात करें तो आचार्य काश्यप ने 8 प्रकार के आग्नेय स्वेद माने हैं। आचार्य चरक ने 13 प्रकार के, निरग्नि स्वेद 10 प्रकार के, आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार के आग्नेय स्वेद, और निराग्नि स्वेद जो है वो 8 प्रकार के माने। 4 प्रकार के जो अग्नि स्वेद है वो है TU, DU, जिसमें जो द्रव स्वेद है वो पित्त के अनुबंध में भी यूज किया जा सकता है। स्नेह की प्रविचारणाएं आचार्य चरक ने 24 प्रविचारणाएं मानी, और रस भेद अनुसार प्रविचारणाओं की संख्या 63 है। और उसमें अगर हम अच्छ स्नेह भी ऐड कर दें तो स्नेह की कल्पनाएं, ये शब्द ध्यान रखना, प्रविचारणाएं 63 है
और स्नेह की कल्पनाएं जो है वो 64 है। और आचार्य काश्यप ने 4 कम मानी और प्रविचारणाएं 20 मानी है। अम्ल पित्त के बारे में हमने ये पढ़ा कि अनूप देशवासियों को अम्ल पित्त होता है और है वो कफनाशक और शोथनाशक है। इसके अलावा लाक्षा आदि तेल जो है वो वात कफज ज्वर नाशक है। अंतिम पॉइंट ये है कि गर्भिणी में शीतल जल का प्रयोग जो है वो वर्जित बताया गया है। तो ये हम कॉमनली भी देखते हैं कि गर्भिणी को हमें बहुत भय रहता है कि जब भी डिलीवरी हुई है उसके बाद, क्योंकि आशय खाली हो गया है एकदम, तो दो चीजें आपने नोटिस की होगी डिलीवरी रूम में। एक तो हम उनका जो फीमेल है उसका पेट बांध देते हैं ताकि बात प्रकोप ना हो जाए, और जितने भी बात प्रकोपक आगे आहार विहार है उनको भी रोक देते हैं। तो शीतल जल भी उसमें से एक है। अगर शीतल जल का सेवन कराया गया है तो शरीर में बात का प्रकोप हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अब हम सूत्र स्थान की तरफ। अगले लेक्चर में फिर से अगले 10 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन होगी। सूत्र स्थान में सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस साल क्या पूछा गया था उस पर भी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज लेह अध्याय। तो लेह अध्याय में सबसे पहला हमारे पास आता है रेफरेंस, बार बार यही पूछा जाता है कि सुख दुख ही बाला नाम दृश्यते लेहन आश्रयम। बालक का जो भी सुख और दुख है वो डिपेंड करता है लेहन पर। ठीक है। एक और रेफरेंस है चिकित्सा स्थान का है, सुख दुख ही बाला नाम धात्री मूलम असंशयम। तो ये दोनों जो पॉइंट है ये आपने ध्यान रखने हैं, एक साथ बहुत बार मिक्स हो जाते हैं। तो जो धात्री मूलम है, ठीक है, इसमें आपने धात्री याद रखना है। धात्री आपने ऐसे मान के चलना है, धात्री फल को मान के चलना। आमलकी की बात कर रहे हैं हम, है ना। जहां पर आमलकी की बात की है वहां पर चिकित्सा स्थान वाला रेफरेंस है। ये सब याद करने के लिए, ठीक है। और जहां पर लेहन की बात की गई है तो वो ले अध्याय में है, सीधा मतलब है। फिर आते हैं कि गर्भिणी का जो आहार रस होता है, एक गर्भिणी जो अन्न अपने लिए लेती है उससे जो रस धातु बनती है, फर्दर वो 3 भागों में विभाजित हो जाती है। कहां कहां विभाजित होती है? एक तो सबसे पहले खुद के लिए, आप खुद के लिए खाना खा रहे हो तो आपकी खुद की बॉडी के लिए, तो मातृपुष्ट्यर्थम यानी स्वयं गर्भिणी के पोषण के लिए गर्भिणी का आहार रस जो है वो 3 भागों में कन्वर्ट होता है। दूसरा, फिर अगर मां खुद के लिए खा रही है तो दूसरा फिर लगेगा गर्भ की पुष्टि के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि आपने अच्छी चीजें खानी है, मधुर रस वाली चीजें खानी है, ठीक है। सारी डाइट का पूरा ध्यान रखा जाता है तो गर्भ की पुष्टि के लिए। एंड थर्ड इज स्तन पुष्ट्यर्थम। 3 भागों में बांटा गया है गर्भिणी का आहार, मातृ पुष्ट्यर्थम, गर्भ पुष्टि के लिए और स्तन पुष्टि के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रकृति। तो आचार्य काश्यप ने 3 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया है। उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले त्रिदोष को एक नया शब्द दिया, त्रिस्थूण। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आप मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि त्रिदोष को त्रिस्थूण किस आचार्य ने माना है? सीधा आंसर त्रिस्थूण, त्रिदोष बाय आचार्य काश्यप। सिंपल। तो यहां पर बात स्थूणा, पित्त स्थूणा और कफ स्थूणा, ये है हमारी सिंगल प्रकृति, सिंगल दोषज प्रकृति, इंडिविजुअल दोष है इसमें, ठीक है। तो बात स्थूणा, कफ स्थूणा, पित्त स्थूणा, ये है हमारी एक दोषज प्रकृति। और हम सब जानते हैं कि ये हमेशा सदा आतुर रहने वाले हैं। जो एक दोषज प्रकृति वाले पुरुष होते हैं वो सदा आतुर रहते हैं। एग्जैक्ट टर्म इज वातिकाद्या सदातुरा। दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ऐसा प्रश्न पूछा गया है नियर अभी जो पिछले लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं 3-4 सालों में, कि वातिकाद्या सदातुरा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम सदातुर की बात करें तो हम मेजर संहिता में फिर से रिवीजन पे जाते हैं। मेजर संहिता में हमारे पास सदातुर आते हैं 4 प्रकार के
सदातुर आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं ये आप चैट बॉक्स पे लिख के बताओगे। फिर आते हैं समदोषज प्रकृति पे। समदोषज प्रकृति हमेशा आरोग्य ही होती है या अरोगी होते हैं जो हमेशा समदोषज प्रकृति वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जात मात्र, मतलब जो अभी अभी पैदा हुआ है, या सद्योजात बालक हेतु औषध की जो मात्रा है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपने अंडरलाइन करना है, वो है बिडंग फल प्रमाण। बिडंग फल कितना छोटा सा होता है बिडंग फल, एम्ब्लिया राइब्स, बोटेनिकल नेम इज एम्ब्लिया राइब्स। तो बिडंग फल प्रमाण जितना सा बिडंग फल है उतनी सी आपने औषध की मात्रा देनी है जात मात्र या सद्योजात में। यह क्वेश्चन बीएचयू 2012 में पूछा गया है। जो भी प्रश्न बीएचयू में पूछे जाते हैं वहां के बहुत हाई चांसेस हैं उनके रिपीट होने के, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं हम अनुपान। हमेशा औषध, चाहे कोई भी औषध हो, एक जनरल अनुपान दिया है बच्चों के लिए आचार्य काश्यप ने। हमेशा अनुपान जो है वो मधु और सर्पी अनुपान रखना है, मधु एवं सर्पी। मेजर संहिता को फिर से रिवाइज करेंगे। मधु और सर्पी जो अनुपान है वो सीतोपलादी चूर्ण का बताया गया है। सीतोपलादी चूर्ण का रोग अधिकार आप चैट बॉक्स पे लिख के बताओ। आपके पास अब दो प्रश्न है। एक प्रश्न ये है कि सदातुर कितने कहे गए हैं, कौन से कहे गए हैं मेजर संहिता में, और दूसरा प्रश्न ये है कि सीतोपलादी चूर्ण का रोग अधिकार क्या है। ठीक है, तो ये आप चैट बॉक्स पे लिख के बताओ। तो मधु और सर्पी अगर हम अनुपान की बात करें तो जनरली अनुपान बताया है कि सभी औषधियों, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ड्रग जो है वो ऐसे, मतलब जैसे आप उनको हरितकी दे दो या फिर कोई भी कड़वी दवाई दे दो तो वो इजीली उनके लिए पैलेटेबल नहीं होती है। इसीलिए एक जनरल अनुपान आचार्य काश्यप ने बताया मधु और सर्पी। औषध की मात्रा की बात करें तो सबसे शुरुआत करेंगे हम बिडंग फल से। सबसे स्मॉलेस्ट डोज जो है वो बिल्कुल होगी बिडंग फल, और मैक्सिमम जो डोज होगी वो जाएगी आम्लक प्रमाण तक। बिडंग फल बहुत छोटे छोटे होते हैं बिडंग फल, तो वहां से शुरू होगी और मैक्सिमम जो डोज जाएगी बच्चों में वो एक आम्लकी के प्रमाण के बराबर जाएगी। तो ये हमने ध्यान रखना है। तो सिर्फ अब हम औषध के बारे में जब हमने बात की कि जात मात्र में हमने बिडंग प्रमाण, ये क्वेश्चन 6 बार रिपीट हुआ है जात मात्र वाला। अनुपान आपने ध्यान रखना है मधु और सर्पी, मैक्सिमम जो डोज है वो कितनी जाएगी आम्लक प्रमाण, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। सदातुर 4 होते हैं और सीतोपलादी चूर्ण का रोग अधिकार जो है वो राजयक्ष्मा है, उसका एक अनुपान मधु एवं सर्पी भी है। आपने बताने हैं सदातुर 4 कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं बालकों में औषध मात्रा। अब बालकों में औषध मात्रा आचार्य काश्यप मत अनुसार तो हमें बिल्कुल सही पता लग गई कि बिडंग फल से हम शुरू करेंगे, मैक्सिमम हम जाएंगे आम्लक प्रमाण तक। लेकिन अब हम आते हैं आचार्य सुश्रुत मत अनुसार। आचार्य सुश्रुत ने भी बालकों में औषध मात्रा एक जनरल सी हमें डोज फिक्सेशन दी है। क्या दिया है आचार्य सुश्रुत ने? बालकों को 3 एज ग्रुप में डिवाइड किया है। वन इज क्षीरप, यानी केवल दूध पीने वाले बच्चे। उसमें कितनी प्रमाण बताई है? अंगुली पर्व द्वय प्रमाण में। इसको हम याद रखेंगे कि 2 अंगुलियों के बीच में चुटकी भर जितनी सी मात्रा है। अगर आपको पता न चले, अभी जात मात्र है बच्चा, आप इंटर्न हो या आप रेजिडेंट डॉक्टर हो, अभी जात मात्र है बच्चा और आपने कोई भी औषधि देनी है, ठीक है, तो आप चुटकी भर दोगे, दैट इज क्षीरप। अगर आप जात मात्र बच्चा है तो क्षीरप होगा। तो अंगुली पर्व द्वय प्रमाण में यानी चुटकी भर, ये याद रखने के लिए। ठीक है, चुटकी भर प्रमाण में। अगर क्षीर अन्नाद है यानी क्षीर भी लेता है और अन्न भी खा लेता है तो कोल अस्थि, यानी कोल की अस्थि, अस्थि पे जाएंगे। कोल बड़ा होता है, अस्थि यानी उसकी गुठली तो और छोटी होती है वो। अन्नाद में आते हैं हम कोल प्रमाण में। तो आचार्य सुश्रुत ने 3 ही भागों में बांटा है तो 3 ही डोजेस बताई हैं। क्षीरप में अंगुली द्वय प्रमाण में, क्षीर अन्नाद में कोल अस्थि और अन्नाद में कोल प्रमाण। दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। आचार्य सुश्रुत का था तो हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इसमें करना है, आचार्य काश्यप से थोड़ा सा अलग करना है। औषध मात्रा के बाद अब हम आते हैं
बिल्कुल सही आंसर है आपका कि सदातुर जो है वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? पण्य जीवक, यानी जो शॉपकीपर होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, वो हमेशा बैठे रहते हैं, बिजी रहते हैं, इसीलिए वेग धारण करते हैं। वैश्य बताया है, तो वैश्य भी अपने बहुत सारे कामों में बिजी रहती है, सजने संवरने में, तो वहां पर भी वो वेग धारण करती है। राज सेवक अगेन राजा की सेवा में लगे रहते हैं, तो वेग धारण करते हैं। एंड श्रोत्रिय, आप लोग, हम लोग सारे जो भी पढ़ाई करते हैं, तो हम बहुत बार हम वेग धारण करते हैं। ठीक है, किसी भी वेग को हम धारण करते हैं। तो अब दिक्कत ये है कि ये 4 जो सदातुर बताए गए हैं, ये आपने वहां पे नोट डाउन करने हैं जहां पे वातिकाद्या सदातुरा कहा है, और उसके संबंध में कुछ और चीजें ऐड कर लेनी है कि जो ये रोगी हैं, ये वेग धारण करते हैं और इनको उदावर्त होता है, व्याधि वेग धारण करने से उदावर्त होता है, और इनकी चिकित्सा में निकुंभ तैल की अनुवासन वस्ती कही गई है। निकुंभ किसको कहते हैं? दंती को कहते हैं। निकुंभ तैल की अनुवासन वस्ती कही गई है। सीधा प्रश्न पूछा गया था AIA PGT 2021 में, सीधा क्वेश्चन था, सीधा ही आंसर था, निकुंभ तैल की अनुवासन वस्ती। ये पॉइंट मेजर संहिता का है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, क्योंकि आपने रिलेट करनी है चीजें, एक एक कंसेप्ट से आपने साथ में और कंसेप्ट भी याद करने हैं। अब हम आते हैं घृत मात्रा पे। तो औषध मात्रा हो गई, अलग से है। घृत मात्रा थोड़ी सी अलग बताई है। ठीक है, तो घृत मात्रा जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों में हमें घृतपान कराना कहा है। ठीक है, जनरली भी हमें घृतपान कराने को कहा है, व्याधि में भी घृतपान कराने को कहा है। तो कितनी मात्रा होनी चाहिए? जात मात्रा की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो कोल अस्थि से शुरू करेंगे। कोल अस्थि से शुरू करेंगे। जात मात्र हेतु घृतपान जो है वो कोल अस्थि, जहां पर आचार्य सुश्रुत ने औषध के लिए क्षीर और अन्नाद के लिए कोल अस्थि शब्द दिया था। तो जात मात्र अभी अभी जो पैदा हुआ, कोल अस्थि प्रमाण में उसे घी पिलाया जाएगा। ठीक है, 11 से अगर 20 दिन का हो जाता है, तो आपने ये 11 का आपने 1 ध्यान रखना है और 20 का आपने 2 ध्यान रखना है, इसको 1/2 कर देना है। बस आपने इतना ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको अभी ऐसे लगेगा कि ये शायद यूजलेस हैं, लेकिन यही एग्जाम में आपको याद आएंगी। आप जितना मर्जी रट्टा मार लो, लेकिन एग्जाम में जब स्ट्रेस पीक पे होता है, तब जो भी रट्टा मारा गया होता है वो भूल जाता है। ठीक है, मैं भी इसी एग्जाम को फाइट करके आया हूं, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल 100% अंडरस्टूड है कि हमें कैसे एग्जाम में सब कुछ भूल जाता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना, छोटी सी ट्रिक जो होगी वही आपको याद आएगी। 11 से 20 आपने 11 का 1 ध्यान रखना है, 20 का 2 ध्यान रखना है, 1/2। अब क्योंकि कोल अस्थि नहीं हो सकता, क्योंकि एज बढ़ रही है आगे बच्चे की, कोल अस्थि नहीं होगा, तो आधा कोल होगा। आधा कोल है। 1 मास की बात करें तो पूरा 1 कोल दे देंगे, 1 से 1 ध्यान रखेंगे, 1 मास में 1 कोल। ठीक है, फिर यहां पर एक चीज हमने ध्यान रखनी है, 3 मास में 2 कोल है, 2 मास में 2 कोल नहीं है। ठीक है, 3 मास में 1 3 4 5 ऐसा कहा है, 1 3 4 5। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए मैंने आपको जो है इसको रेड किया हुआ है कि 3 मास में 2 कोल कहा है, 3 मास में 2 कोल कहा है, ये आपने ध्यान रखना है। 4 मास में कितना बोला? शुष्क आम्लक, शुष्क आम्लक, कि आंवले को जितना सुखा देंगे तो उतनी सी जितनी सी डोज बनेगी, दैट इज फॉर 4 मंथ। अब आपने ध्यान में यहां पे एक छोटी सी ट्रिक लिखनी है, आंवला कैंडी। आप सब ने बचपन में आंवला कैंडी खाई है। आप जिस जनरेशन के हैं उस जनरेशन में आपको याद होगा, हम 1 रुपए की 4 आंवला कैंडी लेके आते थे। ठीक है, 4, 1 रुपए की कितनी? 4। ठीक है, तो 4th मास की अगर हम बात करें, तो आंवला कैंडी कितनी? 4 आती थी। तो शुष्क आम्लक कौन से मंथ में? 4। ठीक है, 4, तो आपने यहां पे आंवला कैंडी ऐसे करके एक ट्रिक लिखनी है। ठीक है, और 5th, अगर 4th के बाद 5th मंथ की बात करें, तो 5th मंथ में जब शुष्क आम्लक हो गया, फिर कंप्लीट आम्लक पे आ जाते हैं। ये वही आम्लक है जो कि आचार्य काश्यप ने कहा है कि मैक्सिमम डोज आम्लक प्रमाण जितनी होनी चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना। तो इस पूरे के पूरे टेबल में आपको जात मात्र में कोल अस्थि, 11 से 20 दिन में हाफ कोल, 1 मास में 1 कोल,
3 मास में 2 कोल, ठीक है। 4 मास में शुष्क आम्लक, 4 अम्ला कैंडी, ठीक है। और उसके बाद 5 मास में 1 आम्लक प्रमाण। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं हम, अब लेहन अध्याय की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आते हैं कि लेहन योग्य कौन कौन से शिशु हैं। लेहन एक, जैसे स्वर्ण प्राशन की भी हम बात करते हैं, तो लेहन में हम करते क्या है, कोई भी ड्रग्स बच्चों को जो उनके न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है या उनकी हेल्थ के लिए जरूरी है, तो उनके लिए हम लेहन शुरू करते हैं, ठीक है। उनको ड्रग्स या फिर जो इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं उनको हम चटाते हैं। तो लेहन के योग्य, ये इतना आसान है आपको याद करना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। लेहन के योग्य वही बच्चे हो सकते हैं जिनको मदर का दूध जो है वो सफिशिएंट नहीं होता। आते हैं उस बात पे, सबसे पहले आते हैं लेहन के योग्य कौन कौन से शिशु होंगे। सबसे पहले जो अक्षीरा, जिनकी मदर अक्षीरा है या फिर मतलब क्षीर बन ही नहीं रहा है, तो उसको फिर फूड के रूप में हमें लेहन कराना पड़ेगा। अल्प क्षीरा या दुष्ट क्षीरा, अल्प बनेगा क्षीर तब भी वो बच्चा भूखा रहेगा, नहीं बनेगा तब भी बच्चा भूखा रहेगा। दुष्ट अगर क्षीर होगा, अष्ट प्रकार की क्षीर दुष्टि, मार्क करेंगे यहां पे 8 प्रकार की क्षीर दुष्टि कही है आचार्य चरक ने, तो 8 प्रकार की जो क्षीर दुष्टि, अगर उसमें से कोई ना कोई दुष्टि हुई अगर मदर को, तब भी वो बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, नहीं पिलाएगी तो बच्चा फिर से भूखा रहेगा, तो वो भी लेहन के योग्य होगा। पहली 3 पॉइंट तो अंडरस्टूड है, इसमें आपको कोई रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। फिर आते हैं हम दुष्प्रजाता कि जो डिलीवरी है वो नॉर्मली नहीं हुई है, बहुत पेनफुल डिलीवरी थी, डिलीवरी के बाद मदर को दुष्प्रजाता जन्य 64 में से कोई एक रोग हो गया है, मान लो सेप्सिस हो गया है, एसिडोसिस हो गई है, कुछ भी हो गया है, ज्वर हो गया है, तो उस कंडीशन में मदर के जो शारीरिक दोष है वो उनमें कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, तो अगेन उसमें भी क्षीर दुष्टि होगी। तो दुष्ट प्रजाता में भी आपने ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपने अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन बस वही पॉइंट करने हैं जो आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत जिनको पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट इज दुष्प्रजाता, अगर मदर दुष्प्रजाता हुई है तो उसको कोई ना कोई बीमारी होगी जिससे बच्चा भी आगे जो है वो उसको दिक्कत हो सकती है। व्याधि पीड़िता, नॉर्मल सी बात है, मदर भी व्याधि पीड़िता है तो बच्चे को भी दिक्कत होगी। बात पित्त प्रधान दोषहीन कफ, ये कौन सी कंडीशन है, शरीर में कफ जो है वो कम है, यानी बच्चे के शरीर में अगर कफ कम है, बच्चे जिस एज में होते हैं वहां पर प्रधान दोष कफ होना चाहिए, क्योंकि कफ क्या करता है, हमारे शरीर में बल देता है। आप यहां पे एक पॉइंट मार्क करके लिखेंगे, आचार्य चरक कहते हैं प्राकृतिक कफ इक्वल्स टू बल, विकृत कफ इक्वल्स टू मल। इसका यही मतलब है कि कफ का हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप में होना बहुत जरूरी है। अगर कफ फिजियोलॉजिकल स्टेट में हमारी बॉडी में रहता है तो वो हमें न्यूट्रिशन और बल देगा। यहां पर जो कंडीशन है वो ये है, बात पित्त दोष बढ़े हुए हैं लेकिन कफ दोष जो है वो कम है। तो जब कफ दोष कम है तो उस कंडीशन में मतलब बच्चे का जो है न्यूट्रिशन जो है वो कम है। जब न्यूट्रिशन कम है तो उसको लेहन की जरूरत पड़ेगी। दो चीजें आपने याद रखनी है। फिर आते हैं बार बार स्तनपान करने से भी जो बच्चा तृप्त नहीं होता है, मतलब मदर के स्तन्य में उतना न्यूट्रिशन नहीं है। जब मदर के स्तन्य में न्यूट्रिशन नहीं है तब हमें लेहन की जरूरत पड़ेगी। लगातार रोने वाला बच्चा लगातार क्यों रोता है, दो कंडीशन हो सकती है, एक तो पेन हो सकती है, ठीक है, और दूसरा उसको भूख लगी होती है। तो जिसको भूख लगी रहती है हमेशा, मतलब उसको तृप्ति नहीं हो रही है, सिर्फ स्तनपान से तृप्ति नहीं हो रही है, तो लगातार रोने वाले को भी हमें लेहन कर्म कराना पड़ता है। महाअशना, जो बहुत ज्यादा खाता है, जिसकी भूख बहुत ज्यादा है, ठीक है, यानी दीप्त अग्नि, ये प्रश्न पूछा गया है उत्तराखंड के एग्जाम में 2016 में, जिसकी दीप्त अग्नि है, जिसकी अग्नि बहुत तेज है, वो मदर के दूध को जल्दी पचा लेता है, वही महाअशना हुआ। ये क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया, तो ये भी रिपीट हो सकते हैं दोनों, तो वो लेहन के योग्य हुए। अनिद्रा, अगर आप इस पे ध्यान देंगे, आपने देखा है कि बच्चे 15 से 16 घंटे सोते हैं, लगातार बच्चे सोए ही रहते हैं, और वो उनको नींद किस कारण आती है, क्योंकि कफ उनके शरीर में हमेशा बढ़ा रहता है, क्योंकि वो तृप्त रहते हैं। अगर कोई बच्चा सो नहीं रहा है मतलब उसके शरीर में हीन कफ वाली कंडीशन है, तो उसको न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो लेहन के योग्य हुआ।
तो ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं वो वही पूछे गए हैं जो आपके दिमाग में नहीं आएंगे, तो यही क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर आता है कृष और मृदु अंग वाला। ये भी बिल्कुल हमें अंडरस्टूड बात है कि जो बच्चा कृष है मतलब उसको मदर के दूध से उतने न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो जब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो हमें जो है वो लेहन कर्म कराना पड़ेगा। फिर एक कंडीशन ये भी है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अल्प मूत्र पुरुष वाला, जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी, जिसको दूध प्रॉपर पिएगा बच्चा, तो उसका मल भी प्रॉपरली बनेगा और मूत्र भी प्रॉपर बनेगा, क्योंकि क्षीर जो होता है वो मूत्रल होता है। तो मल और मूत्र, क्योंकि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा तो मल मूत्र मिलेगा, मल और मूत्र या मूत्र और परीश पुरीश जो है वो बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो मतलब न्यूट्रिशन कम है, मतलब बच्चे को लेहन की जरूरत है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, अल्प मूत्र पुरीश, तो ये भी जो है वो योग्य है। क्विक रिवीजन देखते हैं। दुष्प्रजाता वाला योग्य है, हीन कफ वाला योग्य है, हीन कफ से अनिद्रा होती है, महाअशना, लगातार रोने वाला, दीप्त अग्नि वाला बच्चा, अल्प मूत्र पुरुष वाला बच्चा, ये सब के सब लेहन के योग्य हैं। सो दिस इज ए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहां से प्रश्न बन सकता है। योग्य के बाद अब हम आते हैं अयोग्य पे। यहां तक अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया है या अगर आपको एक बार फिर से रिपीट कराना है, कोई डाउट है, तो आप अभी चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं हम लेहन के अयोग्य में। तो अयोग्य में कौन कौन सी कंडीशन होंगी जहां पर कफ जो है वो बच्चे के शरीर में एक्सेसिव हो गया है, इनडाइजेशन वाली कंडीशन होगी है, तो वहां पर हम बच्चे को फिर लेहन कर्म नहीं कराएंगे। जैसे मंदाग्नि हो गई है, तो आपको अंडरस्टूड है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को अगर मंदाग्नि होगी तो लेहन की जरूरत ही नहीं है। बहुत ज्यादा नींद आती है तो मतलब वो बिल्कुल तृप्त है, कफ बहुत ज्यादा है। बहुमल मूत्र त्यागी, बहुत बार बार बच्चा पोटी करता है, बार बार यूरिन कर देता है, तो मतलब उसके शरीर में बहुत ज्यादा कफ है, सिंपल सी बात है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ और इसके चांसेस दोबारा से बढ़ गए हैं। कल्याण मात्रिका, कल्याण मात्रिका, कल्याण मात्रिका का मतलब जिसकी मदर की डेथ हो गई है। अब उन जिसकी मदर की डेथ हो गई है वो ऑब्वियसली जो है उसको दूध नहीं मिल पाएगा, तो वो लेहन के योग्य होना चाहिए था। ठीक है, ये आपने अब अपने अगर आप नॉर्मल कंसेप्ट से इसको पढ़ोगे तो ये लेहन के योग्य होना चाहिए था, लेकिन ये अयोग्य है और यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कल्याण मात्रिका, ये प्रश्न 5 बार रिपीट हुआ है, दिस इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अजीर्ण, अगर कोई अजीर्ण, जिसको बच्चे को अजीर्ण है, गुरु स्तन्य का सेवन करता है, तो वो भी लेहन के अयोग्य है। ठीक है, सर्वरस उपसेवी, जो जनरली अब फूड में सर्वरस का उपसेवन कर लेता है, तो उसके शरीर में भी कफ जो है वो सफिशिएंट मात्रा में हो जाएगा, न्यूट्रिशन सफिशिएंट मात्रा में होगा, तो उसको लेहन की कोई जरूरत नहीं है। ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों से अगर ग्रस्त है, तो जत्रु के ऊर्ध्व भाग में जितने भी विकार होते हैं वो सब के सब कफज विकार, तो कफज विकार होने के कारण वो लेहन के फिर अयोग्य हुआ। अगर दुर्दिन है तब भी लेहन कर्म नहीं कराना है, तेज वायु है तब भी लेहन कर्म नहीं कराना है। दुर्दिन में हम नस से भी नहीं कराते हैं, आप पॉइंट नोट करके लिखेंगे। ठीक है, दुर्दिन में हम नस से भी नहीं कराते हैं। फिर आते हैं कफज विकारों पर। अब व्याधियों के नाम ही दे दिए हैं कि अगर इन व्याधियों से बच्चा पीड़ित है तो हमें बिल्कुल भी लेहन नहीं कराना चाहिए। कौन कौन सी व्याधियां हैं? हृदय रोग, श्वास, आनाह, अल्सक। ठीक है, अल्सक के आप दोष लिखेंगे, 2021 में अल्सक के दोष पूछे गए थे, बात कफज विकार है अल्सक। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। श्वास कास अगेन बात कफज व्याधियां हैं। हृदय रोग, तो हृदय रोग, श्वास कास, आनाह यानी कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, ये भी प्रत्यानाह और अनाह होता है। तो इन ये जो वात कफज या कफज व्याधियां हैं, अगर इनसे पीड़ित है बालक, तब भी हमें लेहन कर्म नहीं कराना चाहिए। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। आपने यहां पे एक पॉइंट नोट डाउन करना है कि ऋतु अनुसार लेहन, ऋतु अनुसार लेहन जो है वो आचार्य बाग भट्ट ने बताया है। ठीक है, ऋतु अनुसार जो लेहन है वो आचार्य बाग भट्ट ने
बताया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम बात पे आते हैं कल्याण मातृका। तो आपने ये ध्यान रखना है, कल्याण मातृका, कल्याण मातृका, बच्चे के कल्याण के लिए हम लेहन कर्म नहीं कराएंगे अगर बच्चा कल्याण मातृका वाली स्टेज पे है। अगर उसकी मदर की डेथ हो गई है तब हम उसको लेहन कर्म नहीं कराएंगे, वो लेहन के अयोग्य होगा। उसके लिए फिर हम अन्य धात्री का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो उसी उम्र की हो, जिसके बारे में हम आगे अगले स्थानों में भी डिस्कस करेंगे। ये एक एक्सेप्शन है, ये आपने ध्यान रखनी है। इसको पूछा जाता है बहुत बार, क्योंकि आप यहाँ पे जो है वो मोस्ट प्रोबेबली टिक जो करोगे कि वो लेहन के योग्य होगा, लेकिन दिस इज एन एक्सेप्शन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर लेहन की बात करें तो लेहन किस चीज का कराया जाएगा, कौन सी औषधियों का कराया जाएगा। तो कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कल्याण घृत, कल्याण घृत जो बच्चे का कल्याण करे, जैसे कल्याणक घृत है, कल्याणक एंड महाकल्याणक घृत जो आपने मेजर संहिता में पढ़ा होगा। पंचगव्य घृत, अपस्मार, आचार्य चरक ने पंचगव्य घृत का वर्णन अपस्मार में किया है, उसका भी लेहन कराया जाता है। ब्राह्मी घृत, अभय घृत, संवर्धन घृत, संवर्धन घृत, ये प्रश्न पूछा गया है 2011 में कि इनमें से कौन सा घृत जो है वो लेहन योगों में आता है। तो संवर्धन घृत, ऐसा घृत जो बच्चे का वर्धन करता है, सम प्रकार से वर्धन करता है, उसको संवर्धन घृत कहते हैं। ऐसा घृत जो बच्चे को भय से रहित कर देता है, किसी भी इंफेक्शन के भय से रहित कर देता है, वो अभय घृत है। बस ऐसे हमने याद करना है। पंचगव्य घृत आचार्य चरक ने अपस्मार में बताया है। कुछ एक मेध्य औषधियां भी हैं जिनका हम बच्चे की मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए हम लेहन कर्म करा सकते हैं। कौन कौन सी मेध्य औषधियां हैं? ब्राह्मी है, मंडूक पर्णी है, त्रिफला है, चित्रक है, बचा है, शतपुष्पा है। आचार्य काश्यप ने शतपुष्पा घृत का भी वर्णन किया है, ठीक है, गायनी में। शतावरी है, दंती है, नागबला बल्य होती है, बल बढ़ाती है, त्रिवृत आदि। इन सभी ड्रग्स का भी लेहन कर्म में प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। तो यहां से प्रश्न आने के थोड़े कम चांसेस हैं, लेकिन यहां से जो प्रश्न है वो बहुत बार पूछे गए हैं। कल्याण घृत या कल्याणक घृत उन्माद में यूज होता है या संन्यास रोग में भी यूज होता है, आचार्य चरक मत अनुसार। ये भी पॉइंट आप वहां पे नोट डाउन करेंगे। पंचगव्य घृत जो है वो अपस्मार में यूज होता है। अब हम वन बाय वन घृत पे आते हैं। जैसा मैंने आपको पहले कह दिया, अभय घृत वो घृत है जो इन्फेक्शन का भय खत्म कर दे, बच्चे में इन्फेक्शियस डिसऑर्डर का भय खत्म कर दे, वो अभय घृत। ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है। घटक के और आते हैं तो आपसे मेन घटक पूछ लिया जा सकता है। ब्राह्मी है, सिद्धार्थक यानी सर्षप, सर्षप नाशक कुष्ठ, ठीक है, तो कुष्ठ नाशक सर्षप, सॉरी, ठीक है। तो ब्राह्मी है, सिद्धार्थक है। सिद्धार्थक स्नान का वर्णन कौन सी व्याधि में किया गया है, ये अगर आपको याद है तो आप चैट बॉक्स पे लिख के बताओ। सैंधव है, सारिवा है, बचा, पिपली। तो ये आपने इंग्रेडिएंट उतने याद नहीं करने हैं, बस आपने तीन ध्यान रखने हैं। ब्राह्मी है, सिद्धार्थक है और कुष्ठ है। ये तीन मेन इंग्रेडिएंट जो है वो अभयघृत के हैं। करता क्या है फिर? जैसे मैंने पहले बोला, इन्फेक्शंस को दूर करता है, मतलब ग्रह बाधा हरणार्थम। ग्रह विकार जितने भी होते हैं उनको हम आज के परिप्रेक्ष्य में क्या करते हैं? इन्फेक्शियस डिसऑर्डर मानते हैं। यही मानते हैं हम, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। तो जो ग्रह की बाधा यानी इन्फेक्शियस डिसऑर्डर को दूर कर दे उसको हम कहते हैं अभय घृत। कौन कौन से डिसऑर्डर बताए हैं? जैसे पिशाच है, राक्षस आदि, मातृका आदि नाशक। तो इन व्याधियों को दूर करने के लिए जो घृत यूज किया जाता है, जिसका लेहन कर्म करवाया जाता है, वो है अभय घृत। तो आपसे अब प्रश्न पूछा गया कि आचार्य काश्यप ने किस घृत का वर्णन ग्रह बाधा हरणार्थम कहा है, मानना है, तो वो है अभय घृत। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्वर्ण प्राशन की अगर हम बात करें, स्वर्ण प्राशन से पहले हम दूसरे घृत पे आते हैं, फिर हम स्वर्ण प्राशन की बात करते हैं। संवर्धन घृत, ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल है जो कि लेहन के लिए यूज किया जाता है। अगेन
इसका नाम संवर्धन घृत क्यों रखा है, इसको याद करने का इकलौता तरीका ये है। संवर्धन घृत क्या करता है, संवर्धन घृत के प्रयोग से शिशु व्याधि रहित होकर बढ़ता है। प्रश्न पूछा गया है 2018 में। ऐसे कौन से घृत का वर्णन किया है आचार्य काश्यप ने जिसमें शिशु जिसका सेवन करे, लेहन करे तो व्याधि रहित होकर बढ़ता है, वो है संवर्धन घृत। मेन इंग्रेडिएंट पे आते हैं तो खदिर है, कृष्णपर्णी, सैंधव, बला है, चंदन, अर्जुन, केबुक, ये सब हमने प्रयोग करने हैं, ये भी समभाग लेने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस घृत को बनाने के लिए समभाग घृत लेना है, जितने ड्रग्स लिए गए हैं उतने ही समभाग हमने घृत लेना है, और दूध जो है वो आधा प्रस्त लेना है। अगर बहुत डीप प्रश्न पूछा गया संवर्धन घृत से तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि घृत कितना लेते हैं या दूध कितना लेते हैं। अनुपान की बात करें तो मधु अनुपान है, संवर्धन घृत का अनुपान मधु है। ऐसा घृत जो बच्चे को बढ़ाए उसको हम मधु के साथ देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो खदिर है, ठीक है, केबुक है, कृष्णपन्नी है, ये थोड़ा टेस्ट खराब कर सकते हैं बच्चे का, इसलिए टेस्ट ठीक करने के लिए हम इसको अनुपान देंगे मधु। और इन जनरल औषधि का जो अनुपान माना है आचार्य काश्यप ने वो है मधु और सर्पी। तो एक प्रश्न ये पूछा गया है कि शिशु व्याधि रहित होकर बढ़ता है, वो है संवर्धन घृत। दूसरा प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है, वो है क्या स्टेटमेंट है, पंगु, पंगु रोग, मूक और अश्रुति जड़, युज्यते, पूज्यते नहीं है ये शब्द, युज्यते च आशुकर्मी भी, 4 व्याधियां बताई हैं। क्या बोला, अगर पंगु है, ठीक है, बच्चे को अगर पंगु रोग हो गया है, वातज विकार, अगर मूकता हो गई है, बच्चा बोल नहीं रहा है, बहुत बार बच्चा रोता नहीं है, बोलता नहीं है 1 साल तक, मूकता अगर हो गई है, अगर बोलता नहीं है, अश्रुति सुनता नहीं है, ठीक है, या जड़ हो गया है, जड़ बुद्धि हो गया है, ठीक है, तो उसमें यूज किया जाता है हमारा संवर्धन घृत, जो कि आशु कर्म करता है, यानी इमीडिएटली इस पे एक्शन करता है। कौन सी 4 व्याधियां, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, समझता नहीं है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, समझता नहीं है, ठीक है, अश्रुति, मूक, जड़, 3 और 1 पंगु। तो उसके लिए आशु कर्म यानी इमीडिएटली काम करता है हमारा संवर्धन घृत। AIA PGT 2023 पे आते हैं, क्या प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न ये था, काश्यप अनुसार पंगु, मूक, अश्रुति जड़ा, युज्यते च आशु कर्मी भी किस घृत के लिए कहा गया है। ऑप्शन था अभय घृत, अभय घृत, अगेन अभय घृत भी ऑप्शन में आया था, जो हमने पढ़ा कि जो रोगों के भय को दूर कर दे, अभय घृत जो ग्रह बाधा के लिए यूज होता है। दशांग घृत, संवर्धन घृत, सही आंसर था संवर्धन घृत, और शैशुक घृत, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बस यही देखेंगे कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे, क्योंकि वही स्मार्ट स्टडी होती है। हम पूरी की पूरी संहिता एक काश्यप या बाल रोग वाले पोर्शन को कवर करने के लिए पूरी की पूरी संहिता खोल के आप नहीं बैठ सकते और उसको नहीं कवर कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज स्वर्ण प्राशन। यहां तक अगेन अगेन मेरा फिर से वही है कि अगर आपको कोई डाउट है यहां तक तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ दोबारा से रिवाइज कराना है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट इज स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन आप सब जानते हो, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में स्वर्ण प्राशन सबसे फेमस है बाल रोग में। तो करते कैसे हैं, क्लासिकली कैसे किया जाता है, दिस इज स्वर्ण प्राशन। आजकल तो बिल्कुल ड्रॉप्स की फॉर्म में आ जाता है। बोला पूर्व दिशा में मुख कराए हुए करके धोए हुए पत्थर पर पानी के साथ स्वर्ण को घिसकर किसके साथ, मधु सर्पी से। यूनिवर्सल अनुपान क्या है, मधु सर्पी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल अनुपान मधु सर्पी, ठीक है। तो सोने को घिस के मधु सर्पी के साथ चटाएं, दिस इज क्लासिकल स्वर्ण प्राशन। करेगा क्या स्वर्ण प्राशन, आजकल स्वर्ण प्राशन क्या करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, दैट इज आयुष्यम वृश्यम, आयुष्यम वृश्यम, ठीक है, और मेधा अग्नि बल विवर्धनम, मेधा अग्नि बल विवर्धनम,
मेधा और अग्नि और उस अग्नि बल को या बल को बढ़ाता है। अब आप एक प्रश्न में कंफ्यूज हो सकते हो, यहां पर ये संवर्धन घृत जैसे लक्षण आपको लग सकते हैं, इसीलिए आपने संवर्धन घृत का ही ध्यान रखना है। एक तो दो ही पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, पंगु मूक अश्रुति की ना ढंग से सुनता है बच्चा, ना बोल पाता है, ना समझ पाता है, और पंगु रोग उसको हो जाता है, उसके लिए संवर्धन घृत कहा गया है। और उसके अलावा अगर कोई भी आता है आयु से रिलेटेड, दैट इज टू इंक्रीज इम्यूनिटी, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है वो हमारे पास स्वर्ण प्राशन आता है, दैट इज मेधा अग्नि बल विवर्धनम आयुष्यम वृक्षम, दिस इज फॉर स्वर्ण प्राशन। स्टेटमेंट अगेन इसके लिए आई है कि मासात सेवनम, अगर 1 मास तक स्वर्ण प्राशन का सेवन किया जाए तो क्या होता है, परम मेधावी, परम मेधावी हो जाता है बच्चा, परम मेधावी, व्याधि भी न दृश्यते, कोई भी व्याधि नहीं होती, बिकॉज यहां पर बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और जब इम्यूनिटी बूस्ट होती है 1 मंथ तक अगर आप उसका सेवन कराओगे तो कोई व्याधि नहीं होगी और परम मेधावी हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट है, आपने यहां पर लिखना है, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो आपने यहां पे लिखना है 6 मास, 6 मास तक का सेवन करने के लिए। 1 मास का सेवन, अगर 1 मंथ तक अगर आपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन संस्कार करा दिया तो कोई व्याधि नहीं होगी, बच्चा परम मेधावी हो जाएगा। अगर 6 मास तक जो है वो इसका सेवन कराया तो बच्चा श्रुतधर हो जाएगा। श्रुतधर का मतलब जो बोलेगा वही धारण कर लेगा, जो सुनेगा वही धारण कर लेगा, ठीक है, आप उसको मतलब बहुत ज्यादा उसकी ग्रेस्पिंग पावर हो जाएगी, जो है वो 6 मंथ तक होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट कि 6 मंथ तक का स्वर्ण प्राशन का सेवन करने से शुद्धधर बच्चा हो जाएगा। ये क्वेश्चन जामनगर और एनआईए में रिपीट हुआ है, यहां पर भी एआईए पीजीटी में रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर इज क्षीर उत्पत्ति अध्याय। अगेन यहां से भी 100% चांसेस हैं कि प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है, तो कुछ एक डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले, ग्रहों से ग्रसित या फिर दूषित दुग्ध। ग्रह मतलब इंफेक्शंस, तो इन्फेक्शन मदर को हो सकता है, जैसे नॉर्मल परप्यूरियम में वही उसी बात पे आ जाते हैं हम कि सूतिका को जो 64 प्रकार के रोग कहे गए हैं उसमें प्रधान जो रोग है वो ज्वर है, और ज्वर का कारण ग्रह भी हो सकता है, तो उससे सूतिका का जो है वो क्षीर जो है वो दूषित हो सकता है। तो दूषित क्षीर से फिर बच्चे को क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम, कटु और तिक्त रस युक्त, कटु और तिक्त रस युक्त क्षीर का सेवन करने से शिशु पर क्या प्रभाव होगा, शकुनी ग्रह शिशु में उत्पन्न होगा, या शकुनी ग्रह से शिशु पीड़ित हो सकता है, शकुनी। तो अब यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, दो रसों के नाम, कटु मतलब के एंड तिक्त मतलब टी, केटी, केटी करके आप इसको पढ़ेंगे, और शकुनी का आपने श ध्यान रखना है, इसको मिला के एक शब्द बनाना है शक्ति, शक्ति, ठीक है, शकुनी की शक्ति या शक्तिशाली शकुनी, ठीक है, कुछ भी याद कर सकते हो। तो केटी से आपने ध्यान रखना है कि शकुनी ग्रह की उत्पत्ति या शकुनी ग्रह से जो बच्चा वह पीड़ित रहता है। मधुर अगर कटु रस से युक्त अगर क्षीर हो तो अगर अगेन हम मधुर का एम ले लेंगे, और ठीक है, मत ले लो आप यहां पे एम के ले लो, ठीक है, के मतलब कटु, ठीक है, तो पूतना ग्रह हो जाता है, पूतना ग्रह हो जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर एक और ट्रिक लिख लेंगे, पूतना कम, ठीक है, जैसे पोतना नहीं बोलते हम कि रंग पोत रहे हैं, जैसे अगर आज होली है तो हम हमेशा बोलते हैं कि मेरे पे कम रंग पोतना है ना, तो पूतना के आगे आपने लिखना है कम, ठीक है, के मतलब कटु, म मतलब मधुर। फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, छोटी सी ट्रिक्स हैं लेकिन एग्जाम में यही याद आती हैं, पूतना कम, क्योंकि आप इसको ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाओगे, ये माइनर संहिता है, लेकिन आपने रिवीजन कम देना है और आपको आउटपुट मैक्सिमम चाहिए, तो आपको छोटी छोटी ट्रिक्स ध्यान रखेंगे। शकुनी मामा की शक्ति मतलब कटु और तिक्त रस से युक्त शकुनी ग्रह, पूतना कम मतलब कटु और मधुर रस से अगर क्षीर युक्त दूषित है तो पूतना ग्रह की उत्पत्ति होती है।
सिंपल अगर मधुर रस से दूषित अगर क्षीर है तो मधुर रस का सेवन करने से क्या होता है, बहुबिण मूत्रता। ये आप सब ने कॉमनली खुद पे भी फील किया होगा। जब भी आप कोई मधुर रस का सेवन करते हो, आपने बहुत ज्यादा दूध पी लिया, आपने बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली, आपने बहुत ज्यादा इक्षु रस ले लिया, गन्ने का जूस पी लिया, तो क्या होगा, बहुबिण मूत्रता, डायूरेसिस शुरू हो जाएगी और फिकल मैटर जो है वो फिकल आउटपुट बढ़ जाएगी, पुरीश बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, डायरिया शुरू हो जाएगा। बहुबिण मूत्रता विद मधुर रस, ऐसा होता है। कषाय रस की बात करें तो कषाय रस जनरली क्या करता है, स्तंभन कर्म करता है। कषाय रस क्या करता है, स्तंभन कर्म करता है। तो अगर कषाय रस से युक्त दूध बच्चा पी लेगा तो उसका स्तंभन हो जाएगा, बहुबिण, ठीक है, बिण मूत्र ग्रह हो जाएगा। बहुबिण नहीं लिखेंगे आप, यहां पे लिखेंगे मूत्र और बिण ग्रह, यानी यूरिन भी रुक जाएगा और पुरीश भी रुक जाएगा। किसका सेवन करने से, कषाय रस का सेवन करने से। और मधुर रस का सेवन करने से वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे, अंडरस्टूड है, ये जनरल प्रिंसिपल है। तैलवर्णी अगर क्षीर है, अगर स्तन्य तैलवर्णी है तो बच्चा बलवान होगा। ठीक है, तैलवर्णी है तो बच्चा बलवान होगा। जैसे तिल तैलम, तिल तैल जो है वो बल्य होता है। तिल तैल आयुर्वेद में, जैसे चरक सूत्र में हमने क्या कहा कि सर्वेशाम तैल जाता नाम तिल तैलम विशिष्यते बलार्थे स्नेह नेच। सभी सभी स्नेहों में तैल जो है, जो सभी तेलों में जो तिल तैल जो है वो श्रेष्ठ है। और वो क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि वो बल बढ़ाता है। और विरेचन के लिए एरंड तेल श्रेष्ठ है। तो तैल वर्णी अगर स्तन्य है तो शिशु बलवान होगा। धूम्र वर्णी अगर, ठीक है, अगर धूम्र वर्णी है, आप इसको करेक्ट, ठीक है, लिखेंगे धूम्र वर्णी है तो यशस्वी होगा। धूम्र वर्णी है तो यशस्वी होगा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। सन्निपात युक्त है, यानी अगर क्षीर में तीनों ही दोष प्रयुक्त हैं, तीनों ही दोष हैं, वात पित्त कफ तीनों ही दोष युक्त हैं, तो तीनों ही दोष अगर प्रकोपित है तो बच्चा स्कंद और षष्ठी ग्रह से पीड़ित होगा। स्कंद एंड, हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। सिद्धार्थक स्नान जो है वो कुष्ठ में है। आप जिसको नहीं अगर पता है तो आप नोट डाउन करेंगे। सन्निपात दोष युक्त की हम बात करते हैं कि अगर क्षीर जो है उसमें तीनों ही दोष प्रकुपित हैं तो 3 से आपने 6 याद रखना है। 3 से 6 याद रखेंगे तो मतलब 6 मतलब षष्ठी ग्रह और स्कंद ग्रह। ठीक है, सन्निपात के स से स्कंद याद रखेंगे और सन्निपात के 3 से आप 6 कर देंगे तो षष्ठी ग्रह, षष्ठी ग्रह से पीड़ित होगा। शुद्ध स्तन्य है तो सर्वगुणोदित होगा, बच्चा जो है वो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न होगा। धूम्रवर्णी ध्यान रखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे यश जो है वो धूमपान करता है। यश जो है छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी वो धूमपान करता है। ठीक है, यहां पे आते हैं हम तैलवर्णी क्षीर। अब इस बच्चे को आपने ध्यान रखना है, अगेन फ्री पिक्चर मेमोरी है, इससे आपको लंबे टाइम तक ये चीजें याद रखेंगी। ठीक है, ये जो बच्चा है ये तैलवर्णी है। ठीक है, इसको हमने रोज जो है वो तेल से मालिश करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर जो है वो इसका श्याव कलर का हो जाएगा। तो तैलवर्णी क्षीर का सेवन करने से ये बच्चा क्या होगा, ये कैसा है, बलवान होगा। ठीक है, आप इसको मान के चलेंगे कि ये मस्कुलर है। ये जो वेस्ट इंडीज वाले लोग होते हैं, वहां के जो निग्रोज होते हैं वो सब ऐसे होते हैं, तो उनको देख के मुझे, क्योंकि वो मस्कुलर होते हैं। आपने बस याद रखना है कि तैलवर्णी अगर क्षीर है तो बलवान शिशु होगा। अगर घृतवर्णी है, ठीक है, ये घृत है और इसके जैसा ही बच्चा है। ठीक है, ये हम अंग्रेज मान के चलते हैं। ठीक है, अंग्रेज जो लोग होते हैं, तो घृतवर्णी अगर क्षीर है तो वो क्या होते हैं, महाधनवान और ऐश्वर्यशाली। ठीक है, ये बच्चा भी अंग्रेज का बच्चा जैसा लग रहा है देखने में। ये सब चीजें उस टाइम एग्जाम में स्ट्रेस में बिल्कुल यही सीधा ये पिक्चर याद आएगी आपको। घृत की बोतल है और ये बच्चा ऐश्वर्य और महाधनवान है। ठीक है, तो घृतवर्णी क्षीर का सेवन करने से महाधन और ऐश्वर्यशाली बालक होता है और तैलवर्णी क्षीर का सेवन करने से बलवान होता है। ठीक है, याद करने का तरीका है, आपने ध्यान रखना है।
और लास्ट टॉपिक है आज का कि दूषित स्तन्य का सेवन करने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं श्लेष्मिक स्तन्य, यानी कफ दुष्टि जिस स्तन्य में है। कफ दुष्टि अगर दूध में हुई तो दूध कैसा होगा, बहुत गुरु होगा, ठीक है, मधुर रस होगा, गुरु होगा, बच्चे को इंडाइजेशन हो जाएगी, अजीर्ण हो जाएगा, आम उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर बोला श्लेष्मिक स्तन्य का सेवन करेंगे तो बच्चे को फक रोग एवं बाल शोष का जो है वो बाल शोष या फक रोग से बच्चा पीड़ित तो हो जाएगा। बाल शोष का मतलब कि इमेसिएशन हो जाएगी, ठीक है। फक रोग के बारे में हम और डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, फक रोग से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब ऐसा क्यों होगा, आपके दिमाग में डाउट ये है कि कफ जो था वो प्राकृतिक बल था, अब बच्चा तो कफ प्रधान स्तन्य ले रहा है या मिल्क ले रहा है, अब उसको क्यों इमेसिएशन हो रही है। अब इसका आंसर ये है कि श्लेष्मिक स्तन्य यानी कफ से दूषित, अब ये इसके स्तन्य में जो कफ है वो दूषित यानी विकृत कफ है। और विकृत कफ क्या होता है, मैंने पहले बताया मल होता है। अब ये जो मल है ये क्या करेगा, बच्चे के जो स्त्रोतस है उसमें जाके जाम हो जाएगा, ठीक है, बच्चे के स्त्रोतस में जाके इकट्ठा हो जाएगा मल। और अगेन जब स्त्रोतस अवरोध हो जाएगा तो यहां पर अगर ये रस धातु है तो रस से फर्दर, रस से रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा इन धातुओं की उत्पत्ति नहीं होगी। और जब उत्पत्ति नहीं होगी तो बच्चा शोष रोग से पीड़ित हो जाएगा, बाल शोष और फक रोग से। किससे, कफज स्तन्य से। अशुद्ध क्षीर का सेवन करने से महारोग की उत्पत्ति होती है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, महारोग की उत्पत्ति होती है, मतलब किसी सिंड्रोम की उत्पत्ति होगी, बहुत सारे रोग एक साथ हो जाएंगे। वातज, वात दुष्टि से पीड़ित क्षीर से वातज विकार हो जाएंगे, पित्त दुष्टि से पीड़ित पित्तज विकार हो जाएंगे। वैसे ही कंप्लीट अगर अशुद्ध की बात करें जिसमें सारे दोष होंगे तो एक महारोग की उत्पत्ति होगी। इसकी चिकित्सा क्या है, शुद्ध स्तन्य का सेवन। महारोग की सबसे पहले चिकित्सा क्या है, महारोग इज ए सिंड्रोम, है ना, बहुत सारी व्याधियां एक साथ, बहुत सारे इन्फेक्शन एक साथ। तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यूनिटी कौन देगा, मदर का ही मिल्क देगा। देना हमने मदर का ही मिल्क है लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड अगेन दीज लास्ट स्टेटमेंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, यहां से भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे पहले आते हैं हम कुकुणक रोग की उत्पत्ति। अगर हम देखें तो आचार्य काश्यप ने कुकुणक रोग की जो उत्पत्ति है वो क्षीर दृष्टि से मानी है। कुकुणक रोग एक आई डिसऑर्डर है, आप सबने उसके बारे में सुना होगा। तो आचार्य काश्यप कहते हैं कि कफ प्लस रक्त दोनों दोषों से युक्त जो स्तन्य है वो कुकुणक रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। कुकुणक रोग आप ऐसे लिख सकते हो, करता है, कर करके भी लिख सकते हो कि आचार्य काश्यप मत अनुसार कर, ये जो कफ और रक्त, ये इससे दुष्ट स्तन्य जो है वो कुकुणक रोग उत्पन्न करता है। तो कुकुणक रोग आचार्य काश्यप मत अनुसार एक क्षीर दुष्टि की व्याधि है। अगर हम आचार्य सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने त्रिदोषज व्याधि मानी है, तीनों ही दोष इसमें प्रकोपित होते हैं। आचार्य बाघ भट्ट बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट लेके आए हैं, अगेन यूनिक है तो पूछा जाएगा। आचार्य बाघ भट्ट का, उन्होंने कुकुणक को दंत उद्भेद जन्य व्याधि माना है। आचार्य काश्यप ये कहते हैं कि बच्चों में जब दंत उत्पत्ति होने लगती है तो दंत उत्पत्ति के समय इन्फेक्शियस डिसऑर्डर होते हैं जिससे कुकुणक भी हो जाता है। तो बागवट जी का जो मत है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। आचार्य सुश्रुत जी का मत भी पूछा जाता है, आपसे दोष पूछे जाएंगे। आचार्य सुश्रुत ने त्रिदोषज कुकुणक को माना है और आचार्य काश्यप ने कफ और रक्तज कुकुणक को माना है। रक्त वाला पॉइंट आपने ध्यान रखना है क्योंकि कुकुणक एक आई डिसऑर्डर है और आई डिसऑर्डर में रक्त की ही दृष्टि होती है। आचार्य हारित की बात करें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आचार्य हारित ने बोला है कि कुकुणक रोग जो है वो क्षार जन्य होता है, यानी अगर मदर जो है वो क्षार का सेवन करे या क्षारी चीजों का सेवन अपने आहार में ज्यादा करे तो उससे बच्चे में क्षार जन्य कुकुणक रोग की उत्पत्ति होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, सूत्र स्थान का एक चैप्टर लेह अध्याय, और दूसरे चैप्टर की ओर हमने आधा हिस्सा उसका बिल्कुल कर लिया है, क्षीर उत्पत्ति अध्याय। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा आप ग्रुप में डाल सकते हो। अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए
तो भी आप कुछ भी सजेशन चाहिए वो भी आप ग्रुप में डाल सकते हो, कोई डाउट है वो भी आप ग्रुप में डाल सकते हो, पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, आपको हर डाउट का जो है वो सॉल्यूशन दिया जाएगा। अभी आपने इस लेक्चर को ध्यान से एक बार फिर से ऐप में जाके दोबारा से सुनना है, अच्छे से इस लेक्चर को रिवाइज करना है टिल आपको नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर किया जाएगा। तब तक आपने ये सारा ही पढ़ के आना है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे भी पढ़ेंगे और पीछे से भी जो आपको पढ़ा दिया गया है उससे भी आपसे उससे संबंधित जो है वो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां तक आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।